नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बात करने वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। एमए फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे प्यारे दोस्त, एक मिनट। हाँ, एमए फर्स्ट सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर समाजशास्त्र मेरे प्यारे दोस्त आपका सब्जेक्ट है, तो आपको जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर का नाम जो है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है। पेपर नंबर 1 का नाम है तो 1 के लिए तैयारी कीजिए, 2 का नाम है तो 2 के लिए, 3 का नाम है तो 3 और 4 का नाम है तो 4 के लिए तैयारी कीजिए। एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, इससे आपको वहाँ पर जब पेपर देने जाएँगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो पता चला यहाँ से आप आराम से सब कुछ तैयार करके गए और जब वहाँ पे पहुँचे सोचे कि अभी जो पेपर आएगा उसको चीर-फाड़ के रख देंगे, लेकिन जैसे ही आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, वहाँ पर लिखे प्रश्नों को देखेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्यों खिसक जाएगी? क्योंकि सर के बताए हुए एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो पेपर आपके सामने है उसका नाम क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़ है ही नहीं। तो ये आपको ज़रूर मिला लेना है। ये आपका महासंग्राम रिवीजन क्लास है, क्योंकि इसके छोटे-छोटे वीडियोज़ कई सारे बनाए गए थे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना पेपर के पहले जो है एक महासंग्राम सीरीज़ बना दिया जाए, एक महासंग्राम क्लास बना दिया जाए, जिससे आपको पूरी की पूरी जो बुक है उसका मोटी-मोटा अंदाज़ा हो जाए। क्योंकि जब आप वहाँ पर लिखने जाएँगे तो आपको अगर किसी भी चीज़ जैसे कहते हो बहुत आसानी से कह दिया जाता है, बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत बड़े-बड़े हमारे यहाँ सीनियर होते हैं, बड़े भैया होते हैं, चाचा-दादा होते हैं, नाना, काका, मौसी कोई भी होती हैं, तो वो बताते हैं कि वहाँ पे जाना बस लिखना, खूब अच्छे से लिखना हो, खूब लिखना, लिखने में कमी मत करना, लेकिन क्या लिखोगे? आपको जब कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, चलो मैं दे रहा हूँ आपको, 1 पेज दे रहा हूँ, 1 कलम दे रहा हूँ और आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, लिख के दिखाओ मुझे। नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपके आपके पास उसके बारे में कोई नॉलेज है ही नहीं। ना आपके पास उतने वर्ड हैं, ना उसके बारे में कोई नॉलेज है, तो आप कहाँ से लिख पाओगे? तो उसके लिए मोटी-मोटा जानकारी होना आवश्यक होता है, तभी आप कोई भी चीज़ लिख पाएँगे। तो बस वही मोटी-मोटा जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। इसको अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एक भी प्रश्न आता है और अगर आप उससे थोड़ा भी रूबरू हैं मेरे प्यारे दोस्त, वाकिफ़ हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उसको चीर-फाड़ के रख देंगे, आराम से लिख कर आ जाएँगे, ठीक है? लिखने की प्रैक्टिस बना लो, क्योंकि 1 दिन के बाद से आपका क्या होने वाला है? एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। एक-एक प्रश्न देखेंगे, स्पीड हो सकता है थोड़ी धीमी हो या थोड़ी तेज़ करना पड़े, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, मुझे पता है, 1 घंटे से ऊपर देखते नहीं हो, तो 1 घंटे में समेटने का प्रयास करेंगे या 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी समय लग सकता है, तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है। एक बार में मज़ा आ जाए तो दोबारा देख लीजिए, पूरी चीज़ें याद हो जाएँगी, कोनो दिक्कतें नहीं है, ठीक है? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सामाजिक उद्विकास की परिभाषा दीजिए। सामाजिक उद्विकास क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आपके क्वेश्चन पेपर में परिभाषा वगैरह लिखकर नहीं आएगा, केवल इतना ही लिख दिया जाएगा, सामाजिक उद्विकास, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बारे में आप क्या लिखते हैं, ये आपको ही नहीं मालूम होगा। तो आप सामाजिक उद्विकास के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख दीजिए, अर्थ लिख दीजिए, जो कुछ भी आपको आता है वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, अब आप लिखेंगे कि डार्विन के उद्विकासीय सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज पर लागू किया। क्या किसने किया मेरे प्यारे दोस्त? ये आप पहली तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चली कि जो उद्विकास का सिद्धांत है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसने लाया, कौन लाया था या किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो डार्विन ने किया था यहाँ पे, ठीक है? तो डार्विन के उद्विकास सिद्धांत को और समाज पर किसने लागू किया? तो स्पेंसर महोदय ने लागू किया और सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है? आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि स्पेंसर के अनुसार समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता, अभिन्नता से भिन्नता तथा असभ्यता से सभ्यता की ओर हुआ है, ठीक है? मतलब उनका बताने का यही मतलब है कि जो समाज का उद्विकास हुआ, उद्विकास का मतलब आप समझ सकते हैं कि समाज का जन्म, ठीक है? या समाज जिस तरीके से डेवलप हुआ है, कहीं न कहीं कोई भी चीज़ देखिए, जो आज आपको ये बृहद रूप दिखाई पड़ रहा है, जैसे आपके आस-पड़ोस ध्यान से देखिए, तो कोई पेड़-पौधा दिखाई पड़ रहा होगा, कोई भी चीज़ आपको दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही, जानवर कोई दिखाई पड़ रहा होगा, तो एक दिन में तो ऐसा हुआ नहीं कि कल रात में आप सोए थे और आज उठ के एकदम से देखा तो वो इतना बड़ा हो गया, भैया पेड़ हमारे दरवाजे पर इतना बड़ा पेड़ आ गया, बहुत आश्चर्यचकित हुए, ऐसा तो हुआ नहीं। वो बहुत छोटा-सा एक बीज था, ज़मीन में पड़ा, पानी, माहौल सब कुछ वो एनवायरनमेंट वैसा उसको मिला और धीरे-धीरे वो क्या होता गया, विकसित होते आज वो इतना बड़ा रूप अपना धारण कर चुका है। ठीक इसी प्रकार से समाज भी होता है मेरे प्यारे दोस्त।
पहले समाज इतना बड़ा नहीं था, न इतने लोग थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे-जैसे समय बीतता गया और माहौल मिलता गया मेरे प्यारे दोस्त, वातावरण मिलता गया, ये समाज क्या होता गया, बढ़ता गया। तो जो समाज बढ़ा, जिस तरीके से डेवलप हुआ, पहले के लोग पैदल चलते थे, फिर धीरे-धीरे बैलगाड़ी, फिर रेलगाड़ी, फिर अब हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलप हुआ, तो ये एक क्रम में होता गया और लगातार होता गया। तो आज ये आप रूप इतना बड़ा देखने को मिल रहा है। तो वही बताते हैं कि जो इसका विकास हुआ मेरे प्यारे दोस्त, ये सरलता से जटिलता। पहले बहुत सरल समाज था। सब सरल का मतलब हुआ कि पहले बहुत आराम से लोग जीते थे। दूध दही हुआ वो अपना खाते पीते थे, चावल वगैरह खाते, चावल गेहूँ और थोड़ी-सी सब्जी अपना हो जाता, वो खा पी लेते, कोनो दिक्कतें नहीं थी उनको और आराम से काम करते और मौज काटते, ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, अब देख रहे हो ना, अब क्या खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, भैया वो रुई चबा रहे हैं, रुई होता है वो बर्गर जो होता है आपका क्या होता है, रुई होता है। समझ रहे हो ना? उसके खाने से बॉडी थोड़ी बनेगी, ना आपके पास बल आएगा। हमारे यहाँ पे इसे मक्के की रोटी बढ़िया 4-4 रोटी मोटी-मोटी बढ़िया घी लगा के खा लो, मज़ा आ जाता है, एकदम अलग है वो लेवल होता है। उसकी उसकी ताकत अलग होती है। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि पहले बहुत सरलता था, लेकिन धीरे-धीरे क्या होती गई, इसमें जटिलता होती गई। पहले ये अभिन्न था, लेकिन इसमें भिन्नताएँ भी पाई जाने लगी। पहले क्या होता था, अभी आप अपने परिवार को लेकर सोचिए कि पहले कोई एक दादाजी रहे होंगे, उनके 2 लड़के हुए होंगे या 3 लड़के हुए होंगे, वो तीनों अलग-अलग हो गए होंगे। अब उनके तीनों के 2-2, 3-3 लड़के हुए होंगे, वो अलग होते-होते गए। तो ये क्या हुआ, पहले अभिन्नता थी और धीरे-धीरे इनमें क्या होती गई, भिन्नता होती गई। ठीक इसी प्रकार से समाज में ही होता गया। बोल रहे हैं असंबद्धता से संबद्धता की ओर। पहले आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का संबद्ध नहीं दिखाई पड़ता रहा होगा। संबंध का मतलब आप समझ रहे हो ना? संबद्धता वही मतलब किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखता, अपना खाता-पीता था। लेकिन धीरे-धीरे चूँकि हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो यातायात के साधन थे, संचार के जो साधन थे, वो धीरे-धीरे विकसित होते गए, नए-नए साधन आते गए। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों के अंदर जो है कम्युनिकेशन बढ़ता गया, मेल-मिलाप बढ़ता गया, तो उसमें आपको ज़्यादातर जो है देखने को ये मिला। तो ये कौन आपके बताते हैं? ये स्पेंसर महोदय बताते हैं। आगे आप लिखेंगे प्रारंभ में व्यक्ति अकेला था। क्या था? अकेला था। धीरे-धीरे परिवार अस्तित्व में आया और परिवार के सम्मिलन से समाज बना। मतलब बता रहे हैं कि पहले व्यक्ति क्या होता था, अकेला रहता था, फिर धीरे-धीरे उसका परिवार बना। परिवार जब कई सारे हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, उन परिवारों के मेल से जो है क्या बना दिया गया, समाज का निर्माण हुआ। समाज में धीरे-धीरे सजातीयता समाप्त होने लगी। सजातीयता का मतलब समझ रहे हैं ना? सभी लोग जैसे अभी आप रहते होंगे जहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ लोगों को अपना मानते होंगे, कुछ लोगों को पराया मानते होंगे, तो वो सजातीयता होती है। जिनको आप अपना मानते हैं उसको सजातीयता कहते हैं। तो वो समाप्त होती लगी, अपना पराया होने लगा। भिन्नता बढ़ती लगी मेरे प्यारे दोस्त और जटिलता में भी वृद्धि हुई। स्पेंसर के मतानुसार सामाजिक उद्विकास के दौरान जो है क्या होता है, व्यक्तियों एवं समूहों में संघर्ष भी चलता रहता है, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कौन, आपके स्पेंसर महोदय बताते हैं कि जो सामाजिक उद्विकास है, इसके दौरान क्या होता है, जो व्यक्ति होता है और जो समूह होता है, चूँकि हर व्यक्ति अपने समूह में समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है, क्योंकि वो कुछ अलग चाहता है और जो समूह होता है वो कुछ अलग चाहता है। तो इस कारण से जो है व्यक्ति और समूह के बीच में जो है आपको संघर्ष देखने को मिलता रहेगा। तो ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके स्पेंसर महोदय जी बताते हैं। तो आई होप ये आपका सामाजिक विकास वाला जो मैटर है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अगर क्लियर हुआ है तो बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को फटाफट लाइक करो, क्योंकि मेहनत की जा रही है आपके लिए, वीडियोज़ को तैयार किया जा रहा है। अब ये मान के चलिए किसी भी तरीके से आपको, अगर आपको कल पेपर देना होगा तो आज आप ये देख लेते हैं तो बड़ा ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सामाजिक क्रिया से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की वस्तु माना है। क्या माना है? जो मैक्स वेबर महोदय रहे हैं, उन्होंने जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाज में जो भी कार्य होते हैं, ये इस तरीके से कह सकते हैं, उसको समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन की वस्तु माना है। मतलब कह रहे हैं समाजशास्त्र का क्या है, ये केंद्र है, यहाँ आपको इसको अध्ययन करना ही होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि ये जीव है हमारा, करेज है, वैसे करेजा है, ये समझ लीजिए, ठीक है? आगे लिखते हैं, मैक्स वेबर महोदय के शब्दों में देखें तो उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? समाजशास्त्र ही हमें जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनका क्या अर्थ होना चाहिए, उस अर्थपूर्ण बोध कराने का क्या करता है, प्रयास प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया, ठीक है,
किसकी? सामाजिक क्रिया, गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके मैक्स वेबर महोदय जी बताते हैं। आगे आप लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि वेबर सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। ये आपके जो मैक्स वेबर हैं यही ये क्या मानते हैं? जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं इसी को ही शास्त्र कह सकते हैं, समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु ये मान लेते हैं। कौन मान लेते हैं आपके? तो ये आपके मैक्स वेबर महोदय जी। आगे आप लिखेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं है। क्या बताते हैं? कि अगर समाजशास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति को जानना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समाजशास्त्र के क्षेत्र और प्रकृति को जानना चाहते हैं तो वह सामाजिक क्रिया के बगैर संभव नहीं है। अगर ये आपका सामाजिक क्रिया नहीं है तो इसको जान पाना मुश्किल ही कार्य है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। आगे आप लिखेंगे कि सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर ने लिखा है, क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा मेरे प्यारे दोस्त लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया कहेंगे। ये आपके कौन कहते हैं? ये आपके मैक्स वेबर महोदय कहते हैं। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो सभी कार्य को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह देंगे। क्यों नहीं कह देंगे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित है तो उसको हम व्यक्तिगत क्रिया कहेंगे, सामाजिक क्रिया थोड़ी कहेंगे। ऐसी क्रिया जिससे क्या हो, एक व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति कोई क्रिया कर रहा हो या व्यक्तियों का समूह हो, वो कोई किसी प्रकार की क्रिया कर रहा हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव जो है दूसरे के व्यवहारों पर पड़ता हो या व्यक्तियों के व्यवहारों के द्वारा वो कार्य प्रभावित होता हो, तो वो आपका जो कार्य होगा वही आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? सामाजिक क्रिया कहलाएगा। या आपके कौन कहते हैं? मैक्स वेबर महोदय कहते हैं। आगे लिखना है कि स्पष्ट है कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रिया से प्रभावित हो। किसी भी क्रिया को आप तभी मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक क्रिया कहेंगे जब वो क्या हो, अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से क्या हो, प्रभावित हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया कहेंगे। तो आई होप ये आपका सामाजिक क्रिया वाला भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो बस फटाफट वही कॉपी पेस्ट फिर से तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? की आदर्श प्रारूप की विशेषताएं बताइए। आदर्श प्रारूप की आपको विशेषता बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि वेबर ने आदर्श प्रारूप की 3 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कौन कौन सी विशेषताएं बताई है? तो पहली विशेषता उन्होंने बताया है कि आदर्श प्रारूप का प्रयोग निर्माणकर्ता द्वारा क्रिया के एक विशेष उद्देश्य या अर्थ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? जो निर्माणकर्ता होता है उसके द्वारा क्रिया जो कार्य किया जाता है उसके एक विशेष उद्देश्य या आप कह सकते हैं विशेष अर्थ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आदर्श प्रारूप का प्रयोग करते हैं जो कि वैज्ञानिक या वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, इसमें व्यक्तिगत अर्थ सम्मिलित होता है। ये इसकी पहली विशेषता हो जाती है आदर्श प्रारूप की। दूसरी विशेषता बताते हैं कि आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं करता है, वरन किसी सामाजिक व्यवहार या घटना के महत्वपूर्ण पक्षों की व्याख्या न निर्वचन करता है। मतलब बताते हैं जो आदर्श प्रारूप है वो सब कुछ की वर्णन करता ही नहीं, सभी चीजों के बारे में वो बताता नहीं है, उनका विश्लेषण करता है। लिखते हैं किसका वो विश्लेषण करता है? वो सामाजिक व्यवहार या घटना के जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन्हीं की वो व्याख्या करता है और उन्हीं का वो निर्वचन करता है। कौन करता है? तो आदर्श प्रारूप। ये आदर्श प्रारूप की दूसरी विशेषता हो जाती है। सभी का नहीं करता है, जो महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं उन्हीं की ये विशेषता करता है, या आप कह सकते हैं उन्हीं का वर्णन या उन्हीं का वो विश्लेषण करता है। तीसरी विशेषता जो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त वेबर महोदय, वो बताते हैं कि इसका प्रयोग जो है ऐतिहासिक समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए किए जाना चाहिए। किसके लिए? जो इतिहास में समस्याएं आई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं या उनका विश्लेषण करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है आप
आदर्श प्रारूप का को प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आगे आप लिखना होगा कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं है। मतलब बताते हैं कोई भी आदर्श प्रारूप अंतिम नहीं होता है, लास्ट नहीं होता है, एंड नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त। घटनाओं के परिवर्तन के साथ साथ आदर्श प्रारूप भी क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे जैसे घटनाओं में परिवर्तन आता रहता है, ठीक उसी प्रकार से आदर्श प्रारूप में भी परिवर्तन आता रहता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे आदर्श प्रारूप की विशेषताओं के बारे में। तीनों विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है, और अगर आपको एक प्रश्न में पूछा जाए मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्न पत्र में आए, तो एकदम से लिख दो, चीड़ फाड़ डालो एकदम से उसी समय, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नौकरशाही की विशेषताएं बताइए। नौकरशाही की आपसे विशेषताएं पूछी जा रही है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लिखेंगे कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैक्स वेबर महोदय ने बताई है। कौन कौन सी विशेषता बताई है? तो पहली विशेषता आपको देखने को मिलेगी कि नियमों की इसमें प्रधानता होती है। मतलब कुछ नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन करना ही होता है। नौकरशाही का मतलब यही हुआ, जो नौकरी करते हो वही चीज हुआ नौकरशाही। ठीक है, तो यहाँ पे बताते हैं कि नियमों की प्रधानता होती, कुछ नियम बनाए जाएंगे जिनको कंपलसरी है, आपको उनका पालन करना ही होगा। दूसरी विशेषता बताते हैं स्पष्ट एवं निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। मतलब जब आप कहीं पर नौकरी करने जाते हैं तो आपके लिए जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया जाता है वो कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। उसके अलावा दूसरा कार्य आपसे नहीं करवाया जाता है। ठीक है, और तीसरा बताते हैं कि भर्ती पद्धति, मतलब बताते हैं अगर आपको वो नौकरी चाहिए तो उसकी एक पद्धति, उसका एक सिस्टम होता है मेरे प्यारे दोस्त भर्ती करने का। उस पद्धति के अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको भर्ती की जाती है। चौथा बताते हैं कि पदों का संस्तरण, मतलब कह रहे हैं कि इसको कई पदों में बांट दिया जाता है। कुछ पद उच्च होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ निम्न होते हैं, और पदों के अकॉर्डिंग उनको कार्य भी दिया जाता है। पांचवा बताते हैं, पांचवी विशेषता जो नौकरशाही की होती है वो होती है निम्नलिखित दस्तावेजों फाइलों द्वारा कार्य होता है। किसके द्वारा होता है? इसमें जो कार्य होते हैं वो दस्तावेजों पर होते हैं, फाइलों पर होते हैं। तो इस तरीके से ये पांचवी विशेषता बता सकते हैं। छठी विशेषता आप बता सकते हैं कि ये प्रशिक्षण की व्यवस्था है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इसमें आपको कार्य कराने से पहले आपको सिखाया जाता है कार्य कैसे करना है, तो ये प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होती है। सातवां बताते हैं कि पदों के एकाधिकार का अभाव आदि, मतलब बता रहे हैं और भी इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें जो सातवीं विशेषता आती है वो क्या आती है? पदों के एकाधिकार का अभाव। मतलब एक पद पे आपको बैठा दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये पद छीना नहीं जाएगा। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है और आपको डिमोशन भी मिल सकता है। ये नौकरशाही की 7 विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि सर बहुत मजा आ रहा है, पेपर नंबर 2 का भी ऐसे वीडियो बना दो, तो क्वेश्चन पेपर हम चीड़ फाड़ डालेंगे। जितने बालक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया RMLAU राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं, समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो समझ लीजिए रामबाण है। ठीक है, रामबाण का मतलब समझ लो ना, अचूक है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो बस आपको पढ़ते चले जाना है, मजा आ जाएगा। समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आएगा तब आप आओगे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर हाँ आपने जो पढ़ाया था वो सारे आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। चलिए, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किन्हीं 5 पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। मतलब कोई भी आप 5 पाश्चात्य समाजशास्त्री, चूंकि समाजशास्त्री जो होते हैं 2 भागों में बांटे जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्री और पाश्चात्य। भारतीय जो भारत में जन्मे हैं, और पाश्चात्य मतलब भारत से बाहर के देशों में जो जन्मे हैं, जो वहाँ पर अपना बोलते हैं योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो दिया है, तो उनको हम पाश्चात्य समाजशास्त्री कह देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जो है वो किसको जाता है? वो फ्रांस के एक दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है अगस्त काम्टे। ठीक है, उन्हीं को ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। उन्हीं ने जो है, आप इस तरीके से कह सकते हैं, समाजशास्त्र का उदय किया या उत्पत्ति की, या उनको जो है उसका विकास किया। इन्होंने सन 1838 में इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र नाम दिया। इस जो ये नया विज्ञान बनाया गया इसको नाम समाजशास्त्र किसने दिया था? तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त किसने दिया था? अगस्त काम्टे जी ने दिया था। आगे आप लिखेंगे तब से समाजशास्त्र का निरंतर विकास हो रहा है, और तब से क्या हो रहा है? समाजशास्त्र लगातार आपको डेवलप होता दिखाई पड़ रहा होगा। और प्रमुख 5 समाजशास्त्री यहाँ पर निम्न बताए गए हैं। तो पहला तो पता ही चल गया, अगस्त काम्टे। दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरा इमाइल दुर्खीम, चौथा बिल्फोर्ड पैरेटो, और चौथा पांचवा मैक्स वेबर। ये 5 आप यहाँ पे नाम याद कर लीजिए, आराम से बता दीजिएगा। इन सभी के नाम आपने पहले से सुन भी रखे होंगे, कोनो दिक्कत है नहीं है।
चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सामूहिक प्रतिनिधि क्या मेरे प्यारे दोस्त प्रतिनिधान पूछते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान से दुर्खीम का क्या आशय है। मतलब दुर्खीम ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सामूहिक प्रतिनिधान, ठीक है, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो पूछते हैं कि सामूहिक चेतना या मन से उत्पन्न विचार या अभिव्यक्ति को दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। मतलब कह रहे हैं सामूहिक चेतना मतलब कुछ लोग जहां पर इकट्ठे हो रहे हैं उनके या उनके मन में उत्पन्न विचार, कुछ लोग इकट्ठे हैं और सभी के मन में एक ही प्रकार के विचार उठ रहे हैं या एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति उठ रही है मेरे प्यारे दोस्त, तो उसी को क्या कह दिया जाता है, सामूहिक प्रतिनिधान कह दिया जाता है। आगे आप लिखेंगे सामूहिक चेतना का सिद्धांत ही सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत है। बताते हैं जो सामूहिक चेतना का सिद्धांत होता है वही क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, सामूहिक प्रतिनिधान का स्रोत होता है। व्यक्तिगत चेतना की अंतर क्रिया क्या मेरे प्यारे, अंतर क्रिया बताते हैं जो व्यक्तिगत चेतना होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिसको आप चेतना को आप कह सकते हैं होश, जैसे कहा ना ये तो होश में हो या बेहोश में हो, तो यहाँ पे होश कह सकते हैं। तो जो व्यक्तिगत चेतना होती है उसकी अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के मन में जिन विचारों या व्यवहारों के प्रति मेरे प्यारे दोस्त भावनात्मक लगाव या मानसिक स्वीकृति उत्पन्न हो जाती है वे विचार या व्यवहार सामूहिक प्रतिनिधान कहलाते हैं। मतलब कह रहे हैं कोई एक विचार है, कोई एक व्यक्तिगत चेतना है, या आप कह सकते हैं कोई अंदर का एक भाव है, उसको जब सामने रखा गया तो उसके ऊपर कई लोगों ने अपना जो है समर्थन प्रस्तुत किया और बताया कि हाँ इस पे यही विचार यही भाव हमारा भी है और इसका हम समर्थन भी करते हैं, भावनात्मक लगाव सभी का हो जाता है उससे मेरे प्यारे दोस्त। तो वही आपका क्या कहलाता है, सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। सामूहिक प्रतिनिधान को सभी व्यक्ति बिना किसी विरोध व शंका के स्वीकार करते हैं। मतलब कह रहे हैं जो सामूहिक प्रतिनिधान होता है उसको जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं बगैर किसी विरोध के या बिना किसी शंका के उसको स्वीकार कर लेते हैं। आगे लिखते हैं धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान, संस्कार, समय, स्थान आदि भी सामूहिक प्रतिनिधान है क्योंकि इनकी उत्पत्ति सामूहिक चेतना से हुई है। मतलब कह रहे हैं किसी भी प्रकार का धार्मिक विश्वास हो या आप किसी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हो या कोई भी संस्कार आप कर रहे हो, समय या स्थान का निर्धारण कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, और उस पर सभी की सहमति हो रही हो, चूंकि आपने जो भी किया है उस पर कोई आप विरोध ना जताए और ना ही कोई किसी भी प्रकार की कोई शंका पैदा करे मेरे प्यारे दोस्त, तो वो आपका सामूहिक प्रतिनिधान कहलाएगा। क्योंकि ये भी क्या होती है, इनकी उत्पत्ति भी सामूहिक चेतना के द्वारा ही हुई है। तो इस प्रकार से आप सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है धर्म के संबंध में दुर्खीम के टोटमवाद को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म के संबंध में जो दुर्खीम ने टोटमवाद का एक सिद्धांत दिया मेरे प्यारे दोस्त उसके बारे में आपको बताना है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि दुर्खीम ने टोटमवाद को धर्म का प्रारंभिक रूप माना है। क्या माना है, उन्होंने धर्म का प्रारंभिक रूप किसे माना है, तो धर्म का प्रारंभिक रूप उन्होंने टोटमवाद को माना है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दुर्खीम महोदय जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटम का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। मतलब बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में एक जनजाति है जिसका नाम है अरुंटा जनजाति। क्या नाम है, अरुंटा जनजाति। उसमें टोटम के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। टोटम को स्पष्ट करते हुए दुर्खीम जी ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि टोटम एक नाम भी है और यह एक प्रतीक या चिन्ह भी है। टोटम को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि टोटम को आप एक नाम भी कह सकते हैं या आप इसको एक प्रतीक या चिन्ह भी कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। सिंबल आप इसे एक कह सकते हैं। ये कौन कहते हैं आपके, तो दुर्खीम महोदय जी कहते हैं। तो आई होप ये आपका जो है टोटमवाद क्लियर हो रहा होगा। आगे पूछते हैं कि दुर्खीम के अनुसार बताना है। तो दुर्खीम के अनुसार हम बता सकते हैं कि टोटमवाद नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का वह समूह है मेरे प्यारे दोस्त जिनके द्वारा समाज, पशु, पौधे, ठीक है, पौधों तथा अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाता है। मतलब बताते हैं जो टोटमवाद है वो ऐसे नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वासों का मेरे प्यारे दोस्त समूह होता है जिसके द्वारा समाज से या आप कह सकते हैं पशु पक्षियों से या पौधों से या कोई भी अन्य प्राकृतिक वस्तुएं हों
इन सभी के बीच क्या हो, एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित हो जाए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति लगाव जब पैदा हो जाए तो वही आपका क्या कहलाता है, टोटमवाद कहलाता है। टोटम से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं, विश्वासों एवं संगठनों को ही टोटमवाद कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं टोटम से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितने भी विश्वास हैं मेरे प्यारे दोस्त, या जितने भी संगठन हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, टोटमवाद कह देते हैं। ये आपके कौन बताते हैं, दुर्खी महोदय जी बताते हैं। तो आई होप ये आपका टोटमवाद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है वीडियो देखने में, समझ में आ रहा है, बताते रहिए। ठीक है, क्योंकि लगातार पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप लोग कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। बताइए फटाफट, वीडियो मजा आ रहा है, दूसरा पार्ट बनाया जाए ना बनाया जाए, मतलब दूसरे पेपर का बनाया जाए ना बनाया जाए। चलिए पेपर एक दे करके आइए, अच्छा आया, पेपर में आ गया तो आप लोग वैसे चिल्लाएंगे सर जी दूसरा पेपर भी लाइए, दूसरा पेपर भी लाइए, दूसरा पेपर लाइए। और सर जी तो स्पाइडरमैन है, वो जितना कहोगे सब बनाते चले जाएंगे। पहले से बताना पड़ता है इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वर्ग संघर्ष के आधार बताइए। वर्ग संघर्ष के क्या आधार होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बेस आपको बताना है वर्ग संघर्ष के बारे में। तो आप यहां पर लिखेंगे कि पूंजीपति और श्रमिक वर्गों अथवा अथवा जैसे पूंजीपति का मतलब हुआ जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, जो सेठ लोग होते हैं उनके, और जो श्रमिक जो मजदूर लोग होते हैं इनके बीच शोषक और शोषित। शोषक का मतलब हुआ जो लोग क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं दूसरों का, और शोषित जिनका शोषण हो रहा है उनके बारे में बता रहे हैं। तथा मालिक और मजदूरों में होने वाले संघर्ष को क्या कहा जाता है, वर्ग संघर्ष कहा जाता है। इसके प्रमुख आधार बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बताते हैं कौन कौन से हैं, कई सारे हैं, एक एक करके हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो आधार बताते हैं इनका वर्ग संघर्ष का, वर्ग संघर्ष पहले कहाँ से पैदा होता है, तो पहला बताते हैं कि वर्ग संघर्ष नवीन परिवर्तनों को जन्म देता है। ये क्या करता है, जो वर्ग संघर्ष होता है ये नए नए परिवर्तन, परिवर्तन मतलब होता है चेंजमेंट, को क्या करता है, जन्म देता है। वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह उत्पादन प्रणाली से संबंधित है जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनता है। नए वर्गों की उत्पत्ति का क्या बनता है, या बेस बनता है, आधार बनता है। तीसरा आधार बताते हैं भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का आधार है। क्या बताते हैं, जो आपका ये भौतिक आविष्कार है ये क्या बनता है, ये वर्ग संघर्ष का क्या होता है। जो भौतिक आविष्कार का मतलब आप समझ रहे हैं, नई नई मशीनें बनाई जा रही हैं, नई नई तकनीकें पैदा की जा रही हैं, तो ये सारी चीजें ही क्या होती हैं, वर्ग संघर्ष का आधार बनती हैं। शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं होता है। मतलब कह रहे हैं जो शोषण कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन वर्ग के द्वारा जो समाज निर्मित किया जाता है, जो निर्मित किया जाता है, समाज व्यवस्था जो निर्मित की जाती है उसमें अस्थायित्व तो नहीं होता है, ठहराव नहीं होता है। ये भी जो होता है क्या, वर्ग संघर्ष का आधार बन जाता है। पांचवा बताते हैं बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। मतलब बता रहे हैं जितना वर्ग संघर्ष बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन ये बड़ा रूप धारण करेगा और वो एक क्रांति का नाम पड़ जाएगा। ठीक है, छठा लिखेंगे मेरे पहले दोस्त की वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है। किसका करता है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, मेरी व्यवस्था होती है, उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसका पतन कर देता है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि काम्ट के 3 स्तरों के नियमों की अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। काम्ट ने जो 3 स्तर के नियम बताए हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि काम्ट ने चिंतन की 3 अवस्थाओं के नियम बताए हैं। ये हैं धार्मिक स्तर, ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त धार्मिक स्तर के साथ तात्विक स्तर, तात्विक स्तर के साथ बताते हैं प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। 3 स्तर बताते हैं, पहला धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर। ये 3 स्तर बताते हैं। इनके अनुसार हमारी प्रमुख विचारधाराएं, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। मतलब इनका कहना ये है कि जितनी भी हमारी विचारधाराएं होती हैं या हमारे जितने भी ज्ञान होते हैं, ये प्रत्येक शाखा, ज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं ये सभी एक के बाद एक ये तीनों सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती हैं। और ये अवस्थाएं निम्न है। पहला बताया गया है धार्मिक अवस्था, जिसे हम काल्पनिक अवस्था भी कहते हैं। दूसरा बताते हैं तत्व दार्शनिक, जिसे हम अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। और तीसरा बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आखिरी जो नियम है, आखिरी जो स्तर है वो बताते हैं प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक अवस्था। ठीक है, तो प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था ये तीसरी अवस्था हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। काम्ट के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का विकास इन्हीं स्तरों से हुआ है। किन स्तरों से, जो आपके ये 3 स्तर बताए गए हैं इन्हीं के स्तरों से हुआ है। 10वां नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि समाज और सावयव
में क्या समानताएँ हैं? मतलब आपको बताना है समाज और सावयवों में कौन-कौन सी समानताएँ समानताएँ पाई जाती हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि स्पेंसर ने समाज और सावयवों की निम्न समानताएँ बताई हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो बताई गई वो बताई गई है, शरीर की भांति समाज का उद्विकास भी सरलता से जटिलता की ओर होता है। मतलब कह रहे हैं जैसे-जैसे जैसे ही शरीर का विकास होता है, पहले सरल होता है शरीर, सरल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत छोटे से छोटा-सा शरीर होता है, थोड़े से सर पे बाल होते हैं बेचारा, वैसे हाथ-पैर उकलता है, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते देखो दाढ़ी, मूँछ सब कुछ एकदम से अजीब तरीके से शरीर हो जाता है, तो उस प्रकार से वैसे ही समाज का भी विकास होता है। दूसरा बताते हैं, समाज और शरीर दोनों का निर्माण छोटी-छोटी इकाइयों से हुआ है। किससे हुआ है? छोटी-छोटी इकाइयों से मिलाकर शरीर का भी निर्माण हुआ है और छोटी-छोटी इकाइयों के मिलने से समाज का भी निर्माण हुआ है। हाथ, पैर, मुँह ये सब मिलने से क्या हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, शरीर का निर्माण, और ऐसे ही छोटे-छोटे परिवारों को मिलाकर के संस्थाओं को मिलाकर के समूहों को मिलाकर के मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? समाज का निर्माण होता है। तीसरा आप लिखेंगे कि दोनों की संरचना में निश्चितता पाई जाती है। क्या होती है? दोनों के संरचना में क्या पाई जाती है? निश्चितता पाई जाती है। चौथा बताते हैं, दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। किस में हुआ है? एक निश्चित क्रम में हुआ है, फिक्स्ड में हुआ, फिक्स्ड तरीके से हुआ है। पाँचवा आप बताएँगे कि दोनों में प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य होता है। मतलब बताते हैं कि दोनों में, चाहे शरीर हो, चाहे समाज हो, दीने दोनों में जो अंग होते हैं, उनका एक निश्चित कार्य होता है। हाथ से आप देख नहीं सकते हैं, हाथ से आप सुन नहीं सकते हैं, कान से आप बोल नहीं सकते हैं, वैसे ही समाज भी होता है, ठीक है? आगे लिखते हैं, शरीर की भाँति समाज भी श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। मतलब बताते हैं जैसे शरीर में जो है श्रम विभाजन कर दिया जाता है, बता दिया जाता है पैर का काम केवल चलना है, हाथ का काम कोई कार्य करना है, आँख का काम केवल देखना है, कान का काम केवल सुनना है। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी श्रम विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है? वर्णों के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं जाति या वर्ग के अकॉर्डिंग। छठा बताएँगे कि सावयव एवं शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है 6 समानताएँ यहाँ पर आराम से आप बता सकते हैं। 7वीं समानता अगर आप बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। क्या बताएँगे? कि समाज एवं शरीर दोनों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप समाज का संचालन करना चाहते हैं या अपने शरीर का संचालन करना चाहते हैं या उस पर नियंत्रण करना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके लिए कुछ प्रणालियाँ, कुछ सिस्टम, कुछ पद्धतियाँ बनाई जाती हैं और कुछ प्रक्रियाएँ पाई जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप शरीर का भी संचालन कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं और समाज का भी। 8वां बताते हैं, जिस प्रकार शरीर का विनाश हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसी प्रकार समाज भी एक निश्चित समय में नष्ट हो जाता है। मतलब बताते हैं जिस प्रकार से शरीर का विनाश होता है, ठीक उसी प्रकार से कुछ समय के पश्चात समाज भी नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर रुग्ण और स्वस्थ होता है, वैसे ही समाज भी रुग्ण और स्वस्थ होता है। मतलब बताते हैं जैसे जैसे आप देखते हैं ना, कुछ लोगों के शरीर में रोग हो जाता है और कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक इसी प्रकार से समाज भी देखने को मिलेंगे। कुछ समाज जो होंगे वो आपके बीमार होंगे और कुछ समाज ऐसे होंगे जो स्वस्थ होंगे। बीमार और स्वस्थ का मतलब यही हुआ कि ठीक-ठाक चल रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो वो रुग्ण हैं, ठीक है? चलिए, 11 नंबर बताते हैं, विज्ञानों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है? वर्गीकरण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन को जानते हुए आप लिखेंगे कि कांट ने विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। पहला सिद्धांत बताया है निर्भरता का वृद्धि क्रम, तथा दूसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त घटती हुई समानता तथा बढ़ती हुई जटिलता। ये 2 क्रम बताए हैं। उपयुक्त दोनों सिद्धांतों के आधार पर समस्त विज्ञानों को एक संस्करणात्मक क्रम में निम्न प्रकार से रखा गया है। पहला बताते हैं, क्या बताते हैं? पहला जो प्रकार होता है वो गणित होता है। दूसरा जो विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त वो है आपका खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, पांचवा मेरे प्यारे दोस्त प्राणी शास्त्र, और छठा आपका समाज शास्त्र। ये 6 प्रकार के विज्ञान यहाँ पर बताए गए हैं। 6 के बारे में आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे आगे कि मेरे प्यारे दोस्त, कांट के बाद में चलकर नीति शास्त्र को भी वर्गीकरण के सबसे अंत में सम्मिलित कर दिया गया है। मतलब 7 एक और आप जोड़ लेंगे नीति शास्त्र को भी, ठीक है? तो 6 ये और 1 नीति शास्त्र, 7 प्रकार के विज्ञान को आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के मध्य अंतर बताइए। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में कौन से अंतर पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच कौन-कौन से अंतर पाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर
बताने हैं। तो सावयवी एकता और यांत्रिक एकता में जो है 5 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। पहला अंतर देखते हैं, तो पहला अंतर बताया गया है कि यांत्रिक एकता जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ता है। वो क्या करता है? यांत्रिक एकता व्यक्ति को सीधे समाज से जोड़ता है, जोड़ देती है। जबकि बात करें सामूहिक एकता में मेरे प्यारे दोस्त, तो सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें समाज से आप अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। मतलब बोल रहे हैं जो सामूहिक एकता होती है वो समुदायों की पारस्परिक निर्भरता उन्हें क्या करती है? समाज में अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ती है। जबकि यांत्रिक एकता क्या करती है? सीधे समाज से जोड़ देती है। दूसरा जो अंतर मेरे प्यारे दोस्त बताया गया है यांत्रिक एकता और सामूहिक एकता में, वो आप लिख सकते हैं यांत्रिक एकता समाज में सामूहिक रूप से प्रकट होती है। सामूहिक मतलब आप कह सकते हैं 4-6 लोगों के एक साथ, कह सकते हैं 10-15 लोगों के साथ। और जबकि सामूहिक एकता जो होती है उसमें कार्यों की भिन्नता और विशेषीकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें कार्यों की भिन्नता पाया जाता है और साथ-साथ इसमें विशेषीकरण भी पाया जाता है। कुछ अलग ही टाइप के होंगे, ठीक है? तीसरा बताते हैं यांत्रिक एकता का आधार जो है समाज में व्याप्त समानता है। यांत्रिक एकता का आधार क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? वो समाज में जो समानताएँ व्याप्त हैं वही क्या हो जाता है? यांत्रिक एकता का आधार हो जाता है। तो सामूहिक एकता जो होता है मेरे प्यारे दोस्त का आधार जो होता है वो भिन्नता और विशिष्टता होता है, ठीक है? तो यांत्रिक एकता का आधार क्या होता है? समाज में व्याप्त समानता। और वहीं पे बात करें सावयवी, तो ये क्या होती है? भिन्नता और विशेषता, ये इसका आधार हो जाता है। चौथा जो अंतर बताते हैं वो लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखते हैं कि यांत्रिक एकता की अभिव्यक्ति दमनकारी कानूनों में होती है, जबकि सामूहिक एकता की प्रतिकारी कानूनों में होती है, ठीक है? और पांचवा अंतर बताते हैं यांत्रिक एकता सामूहिकता पर बल देती है। किस पर देती है? सामूहिकता, इकट्ठा रहने पर बल देती है। तो सामूहिक एकता वैयक्तिक मतलब अकेले रहने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भिन्नता पर क्या करती है? बल देती है। तो इस प्रकार से आप 5 अंतर बता सकते हैं किसमें? यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में, ठीक है? चलिए, तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन बात करें तो 13 नंबर प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे दोस्त, समाज में सावयवी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये रमाज लिखा है, यहाँ पे सा होना चाहिए था, बीच में वो नहीं जोड़ पाए हैं, डंडी नहीं लगा पाए, तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है? चलिए, लिखते हैं कि स्पेंसर के अनुसार समाज एक सावयव की भांत है। किसके बात है मेरे प्यारे दोस्त? सावयव की भांत है। इसकी रचना और कार्य भी शरीर की भांति ही है। किसकी भांति है? जैसे शरीर की रचना हुई है और जिस प्रकार से शरीर कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भी रचना हुई और समाज भी उसी प्रकार से कार्य करता है। आगे लिखते हैं, समाज के सावयव सिद्धांत का उल्लेख स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है। किसमें किया है? तो स्पेंसर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी मेरे प्यारे दोस्त। तो इसमें इन्होंने सावयव सिद्धांत के बारे में बताया था, ठीक है? आगे आप लिखेंगे, स्पेंसर की मान्यता थी कि यदि हम समाज को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसकी तुलना शरीर से करके ही ऐसा कर सकते हैं। उन्हें स्पष्ट किया है, मतलब बताते हैं कि अगर आप समाज को अच्छे से समझना चाहते हैं, स्पेंसर महोदय जी इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप समाज को अच्छे से समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समाज की तुलना किससे करनी होगी? शरीर से करनी होगी। और जो उन्होंने किया भी है, यहाँ पर बताए भी हैं। पहला जो बताते हैं कि शरीर की छोटी इकाई कोशिका है और समाज की छोटी इकाई क्या है मेरे प्यारे दोस्त? परिवार है। दूसरा बताते हैं, दोनों की उद्विकास प्रक्रिया एक जैसी है। मतलब दोनों का जो डेवलपमेंट होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिस तरीके से दोनों विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, वो एक ही तरीके से, एक ही प्रक्रिया के द्वारा ये दोनों क्या होते हैं? विकास होते हैं। इन दोनों का विकास होता है या डेवलप होते हैं। तीसरा बता सकते हैं कि दोनों की संरचना में सुनिश्चितता है। मतलब बता रहे हैं दोनों की जो संरचना है, या आप कह सकते हैं कि संरचना का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे वो बनाया जाएगा, ठीक है? तो उन दोनों को में निश्चितता पाई जाती है, एक क्रम में होता है। चौथा बताते हैं कि दोनों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है। जो डेवलपमेंट होता है मेरे पास तो डेवलप होता है, समाज हो या शरीर हो, ये दोनों एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि पहले जो है कुछ अनचक पंचा काम हो जाए, समझ रहे हैं ना? पांचवा बताते हैं, शरीर और समाज के प्रत्येक अंगों के अलग-अलग कार्य हैं। मतलब बताते हैं जैसे शरीर के हर अंग के अलग-अलग कार्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज के जितने भी अंग होते हैं, सभी के अपने अलग-अलग कार्य होते हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, छठा नंबर कि शरीर और समाज दोनों के सभी अंग परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। मतलब बताते हैं जैसे शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आँख ने देखा किसी चीज़ को,
अब उसको खाने के लिए मान लीजिए आपने कहीं पे आम लगा देखा, तो देख कौन रहा है? शरीर, आँख देख रहा है, ठीक है? वहाँ तक जाएगा कौन? पाँव, तोड़ेगा कौन? हाथ, मार कौन खाएगा? पीठ, लेकिन खाएगा कौन? मुँह, ठीक है? दाँतों से हम खाएँगे, जीभ, दाँत, मुँह से इससे खाएँगे और जाएगा कहाँ पर? पेट में, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है समाज भी ऐसे होता है, एक-दूसरे से संबंधित होता है। आगे बताते हैं कि दोनों ही समय के साथ रुग्ण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। मतलब बताते हैं जैसे शरीर होता है, ये समय के साथ रुग्ण मतलब रोगी हो जाता है और आगे चल के नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से समाज भी होता है। ये भी समय के साथ एक बीमार पड़ता है और आगे चल के क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, इसका भी ये भी नष्ट हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे लिखेंगे 14 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है तार्किक एवं अतार्किक क्रियाएँ जो पैरेटो द्वारा दी गई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके बारे में बताना है कि वो क्या हैं, ठीक है? चलिए, तो पहले हम बात करेंगे तार्किक क्रियाओं के बारे में, तो इसमें आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे तार्किक क्रियाएँ। इसमें आपको लिखना है कि तार्किक क्रियाएँ वे हैं जिनमें तार्किक आधार पर साध्य और साधन के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, ठीक है? फिर आगे आपको लिखना है कि तथा इनका आधार अनुभव, तर्क तथा प्रयोग होता है, ठीक है? फिर आगे लिखना है आपको कि ये क्रियाएँ जो हैं वो अनुभव सिद्ध होने के कारण वास्तविक और प्रामाणिक मानी जाती हैं। मतलब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि जो तार्किक क्रियाएँ होती हैं, वे तार्किक आधार पर क्या मानी जाती हैं मेरे भाई दोस्त? साध्य और साधन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती हैं और इनका आधार जो होता है वो क्या माना जाता है? अनुभव माना जाता है, तर्क माना जाता है और प्रयोग माना जाता है, ठीक है? फिर आगे आप लिखेंगे कि ये क्रियाएँ अनुभव सिद्ध होती हैं, मतलब अनुभव के द्वारा इन क्रियाओं को किया जाता है होने के कारण वास्तविक और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इन दोनों को वास्तविक भी माना जाता है और प्रामाणिक भी माना जाता है, ठीक है? फिर आगे हेडिंग आप डालेंगे अतार्किक क्रियाएँ, इसमें आप लिखेंगे कि पैरेटो के अनुसार वह क्रियाएँ जिनमें साधन और साध्य दोनों के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता है। मतलब बताते हैं कि वह क्रियाएँ क्या होती हैं? वह के अनुसार वह क्रियाएँ जिनमें साधन और साध्यों दोनों के बीच सामंजस्य पाया ही नहीं जाता है, वे अतार्किक क्रियाएं कहलाती हैं। ये भावना और अनुमान पर आधारित होती हैं। किस पर होती हैं? ये भावना, इमोशंस और मेरे प्यारे दोस्त गेस गेस जिसे आप कहते हैं, अनुमान पर क्या होती हैं? आधारित होती हैं तथा अतः इनका औचित्य अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग के द्वारा संभव नहीं है। मतलब बताते हैं अगर इनका हम औचित्य, अवलोकन और परीक्षण और प्रयोग के द्वारा कहें तो इनको हम संभव नहीं कर सकते हैं, अतः ये विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती हैं। आपकी कौन? अतार्किक क्रियाएं। तो आई होप ये आपकी तार्किक व अतार्किक क्रियाएं दोनों क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैरेटो के अवशेषों, मेरे प्यारे दोस्त, क्या? पैरेटो के अवशेषों, जिसे हम विशिष्ट चालकों भी कहते हैं, की विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अवशेष, जिसे हम विशिष्ट चालक के नाम से बोलते हैं, इसे अस्थायी चालक भी कहा जाता है, जो मानवीय क्रियाओं को निर्धारित करता है मेरे प्यारे दोस्त, और साथ ही साथ संचालित भी करता है और नियंत्रित भी करता है। ये अवशेष या विशिष्ट, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये अवशेष या विशिष्ट चालक ना तो मूल प्रवृत्ति हैं और ना ही भावना ही, ठीक है? आगे लिखते हैं वरन या मूल प्रवृत्ति और भावना की अभिव्यक्ति हैं। उसी प्रकार अवशेष भी मूल प्रवृत्ति और भावना की अभिव्यक्ति है। अवशेषों की प्रमुख 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है? पहली विशेषता कौन सी बताई गई? पहली बताई गई अवशेष अपेक्षाकृत अधिक स्थिर होते हैं। दूसरी जो विशेषता बताई गई मेरे प्यारे दोस्तों, बताई गई कि ये स्वयं मूल प्रवृत्तियां भावना ना होकर उनकी अभिव्यक्ति होते हैं। और तीसरी बताई गई कि अवशेषों में ना तो तार्किक तत्व होते हैं और ना ही उनकी तार्किक आधार पर व्याख्या की जा सकती है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है अवशेषों और या फिर आप विशिष्ट चालक के बारे में आराम से बता सकते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आत्महत्या के प्रकारों को बताइए। आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं आपको यहाँ पर बताने हैं। तो दुर्खीम ने आत्महत्या के कई प्रकार बताए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर बताए गए हैं। पहला जो बताया गया है वो अहमवादी आत्महत्या। समाज में अतिशय वैयक्तिकता की स्थिति आत्महत्या की दर की में वृद्धि हो करती है या अहमवादी आत्महत्या कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि जब समाज में कोई अतिशय वैयक्तिकता की स्थिति आ जाती है। अतिशय वैयक्तिकता का मतलब आप समझ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जब कोई व्यक्ति अपने आप में लगाने लगे और उसको मतलब हो ना उस टाइप से, मतलब जो वो चाहता है इस समाज से, सोसाइटी से, वो नहीं मिल पा रहा है, तो बस वही कारण हो जाता है।
दूसरा बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, परार्थवादी आत्महत्या। इसमें आप लिखेंगे अधिक सामाजिकरण की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या जो है वो क्या कहलाती है, परार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। मतलब कह रहे हैं कि समाज के कारण से जब कोई व्यक्ति क्या करे, आत्महत्या कर ले, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परार्थवादी कहते हैं। आगे लिखते हैं आदर्शहीन आत्महत्या। इसमें लिखते हैं समाज के नियमहीनता एवं आकस्मिक परिवर्तन में निराशा की स्थिति में की गई आत्महत्या ही क्या कहलाती है, आदर्शहीन आत्महत्या कहलाती है। मतलब कह रहे हैं समाज में जो नियम है मेरे प्यारे दोस्त, नियम में हीनता आ जाए या आकस्मिक परिवर्तन कर दिया जाए, इसके कारण से जो निराशा उत्पन्न होती है और व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता है तो उसे आदर्शहीन, ठीक है, आत्महत्या कह दिया जाता है। चौथा बताते हैं घातक आत्महत्या। इसमें आप लिखेंगे अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादी आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन इस आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जब अत्यधिक किसी के ऊपर नियंत्रण किया जाए और साथ ही साथ आदर्शवादिता एवं कठोर नियम का पालन उसे करना पड़े, तो उसके कारण से अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो वो आपका घातक आत्महत्या कहलाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अहमवादी और तथा परार्थवादी आत्महत्या में अंतर बताइए। अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या में दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों बताना है। तो लिखेंगे अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी मतलब वो खुद से सारी चीज़ों के बारे में जानता है, खुद से ही जो कुछ भी करता है वो करता है और खुद ही जिम्मेदार भी होता है। जब वह समाज से अपने को उपेक्षित महसूस करने लगता है तो उसमें उसके अहम को चोट पहुंचती है, ठीक है, और वह बिना किसी की परवाह किए आत्महत्या कर लेता है। मतलब बोलते हैं कि समय, चूंकि वो क्या है, समाज से जुड़ा नहीं हो, समाज से जब कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं होता है तो समाज में अगर वो आता भी है तो कहीं ना कहीं पे उसको क्या किया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाएगा, कुछ भी होता है। चूंकि जो व्यक्ति समाज से नहीं संबंधित होते हैं वो उतना समाज में नहीं चल पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो, निराश हो जाए, उसके अहम को चोट पहुंच जाए किसी बात को लेकर के और वो आत्महत्या कर ले तो आपकी अहम आदि हो जाती है। इसी प्रकार की आत्महत्या में समूह के नियंत्रण का भी अभाव पाया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि समूह के जो नियंत्रण होता है, ठीक है, समूह का नियंत्रण जो होता है उसका भी अभाव क्या होता है, इसमें पाया जाता है। आगे लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समूह को अधिक महत्वपूर्ण समझने लगता है। मतलब जो उसके आसपास समूह ग्रुप्स बनाए गए हैं उसको क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगता है। वह समूह के हित में अपना हित समझता है, अर्थात व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाता है। मतलब बोलते हैं कि वो अपने व्यक्तिगत हित को कुछ नहीं समझता है, समूह में का जिसमें हित हो वो कार्य उसको अच्छा लगता है, वो चीज़ें उसको सही में समझ में आती हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं समूह के हित के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए व्यक्ति अपने को समाप्त करने में भी जरा भी संकोच नहीं करता है, वह उपेक्षित होकर आत्महत्या कर लेता है। मतलब बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की मांग की जा रही हो, कोई आमरण अनशन पे बैठ जाए, जैसे अन्ना हजारे बैठ गए थे हमारे, ठीक है, तो उस प्रकार से क्या हो, वो बैठ जाए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि वो अपने किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए तो कर नहीं रहा था, पूरे समाज के लिए कर रहा था, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको उपेक्षित होकर, ठीक है, उपेक्षित होकर आत्महत्या जो कर लेता है तो उसी को हम कह देते हैं परार्थवादी आत्महत्या, ठीक है। तो दोनों अहमवादी परार्थवादी दोनों के बारे में आप अंतर आराम से बता सकते हैं। चलिए 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। आगे आप लिखेंगे इसमें मेरे प्यारे दोस्त की ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की भौतिक व्याख्या, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या, ठीक है, अर्थात इतिहास की आर्थिक भौतिक व्याख्या इतिहास की या फिर आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को एक प्रक्रिया माना है। क्या माना है मेरे प्यारे दोस्त, प्रक्रिया माना है जो अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि वह मनुष्य के लक्षणों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। आगे लिखते हैं कार्ल मार्क्स इतिहास को मात्र साहसी योद्धाओं, राष्ट्रों और सम्राटों के क्रियाकलापों का लेखा नहीं मानता है, बल्कि कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। मतलब बताते हैं कि बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े साहसी योद्धा हुए हैं, बड़े बड़े राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, बड़े बड़े सम्राट हुए हैं, उनके बारे में ये नहीं मानता है, इतिहास में मानता है। ये इतिहास थोड़ी है, इतिहास वो है कि कौन सा ऐसा कारण रहा है, कौन सा ऐसा मेरे प्यारे दोस्त भौतिक कारण रहा है जिसके कारण से ये सारे, कौन सा ऐसा भौतिक प्रभाव रहा है जिसके कारण से ये सारी चीज़ें घटित हुई, तो वो उसको मानता है कौन, आपका कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है। आगे लिखना है आपको मेरे प्यारे दोस्त की मार्क्स
मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या एक तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में की है। किसमें की है? एक तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध के रूप में की है। आगे आप लिखेंगे मार्क्स का विचार है कि इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब बताते हैं कि इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उन सभी का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आर्थिक शक्तियों, पैसा, समझ रहे हो ना, धन दौलत, पैसों की वजह से होता है। और जब आर्थिक शक्तियां बदलती हैं तो इतिहास में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। मतलब बताते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक शक्तियां बदलती जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, इतिहास में भी क्या होता गया है? परिवर्तन हो गया है मार्क्स के, ठीक है। हाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे कि मार्क्स से समाज के विकास तथा इतिहास की व्याख्या संबंधित सिद्धांत द्वंदात्मक और भौतिक पर आधारित है। मतलब बोल रहे हैं कि जो मार्क्स का समाज के विकास या कह सकते हैं इतिहास की व्याख्या संबंधित जो सिद्धांत उन्हें बताया है, चाहे वो समाज के विकास से संबंधित हो या इतिहास की व्याख्या से संबंधित सिद्धांत हो, उसमें द्वंदात्मक मतलब कि युद्ध, ठीक है, और भौतिकवाद का मतलब हो प्रकृति को जहां पर ज्यादा महत्व दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसको भौतिकवाद पर आधारित रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। यहीं पर 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भ्रांत तर्क से पैरेटो का क्या अभिप्राय है मेरे प्यारे दोस्त, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मानव की अधिकांश क्रियाएं अवशेषों द्वारा संचालित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं मेरे प्यारे दोस्त? जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी अधिकांश ज्यादातर क्रियाएं अवशेषों द्वारा ही संचालित होती हैं, जिन्हें तर्क संगत नहीं कहा जा सकता। जिसको हम तर्क संगत नहीं कह सकते हैं, इसका कारण यह है कि अवशेषों का आधारभूत मूल प्रवृत्तियां संवेग और भावनाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसे उचित मानता है। मतलब बोलते हैं कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे क्या मानता है? उचित मानता है, वो सही है यही मानता है। किंतु अन्य लोग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अन्य लोग उसके कार्य को उचित नहीं मानते हैं। जो करता है वो उसको उचित मानता है, लेकिन जो दूसरा जो देख रहा है उसको वो देखने में उचित नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, परिस्थितियों एवं आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें या युक्तियां देता है। मतलब कह रहे हैं कि जो कार्य कर रहा है वो अपने आप को बोल सकते हैं बोलते हैं अपने आप को औचित्य सिद्ध करने के लिए, जो वो कार्य कर रहा है उसको सही साबित करने के लिए वो अनेक प्रकार की, जो उस समय उस परिस्थिति में उस प्रकृति में अपनी प्रकृति, परिस्थिति और आदर्शों के अनुसार जो भी उसके पास दलीलें होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनको क्या करता है? वो उनके सामने रखता है, जिससे वो क्या हो सके? सही साबित हो सके। इसी को पैरेटो ने भ्रांत तर्क कहा है। भ्रांत तर्क मतलब कह रहे हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपके काम को कोई देखकर बोल दे ये काम नहीं सही है, तो आप क्या करेंगे? अब चूंकि आपको तो वो काम सही लगता था, तो आप क्या करेंगे? उसके प्रति, अपने काम के प्रति जो है, अपने काम के पक्ष में कई सारी दलीलें पेश करेंगे और वो अपने प्रकृति के अकॉर्डिंग करेंगे, उस समय की जो परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, या जो आपके पास आदर्श होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आप अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे, उसको समझाने को, उनको उसको मतलब मनाने को मतलब कन्वेशन के लिए मेरे प्यारे दोस्त, उसको कह सकते हैं क्या? जो जो दलीलें आप प्रस्तुत कर रहे हैं वही आपका भ्रांत तर्क कहलाता है। आगे लिखेंगे ये तर्क इस अर्थ में भ्रांत है कि ये सामान्य मत के विरुद्ध होते हैं। ये क्या होते हैं? जो सामान्य मत होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो लगभग सबको मान होते हैं, उसके क्या हो जाते हैं? ये विरुद्ध हो जाते हैं, अतार्किक भी होते हैं तथा अप्रयोग सिद्ध आधारों पर आधारित होते हैं। ऐसे आधारों पर सिद्ध होते आधारित होते हैं मेरे दोस्त, जिनका कभी प्रयोग ना हुआ हो। आगे लिखते हैं फेयर चाइल्ड के अनुसार देखें तो उन्होंने भ्रांत तर्क को बताते हुए लिखा है कि भ्रांत तर्क क्रियाओं का वह व्यापक क्षेत्र है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार की तार्किकता या औचित्य के संबंध में स्वयं तथा अपने साथियों को समझने या विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं। ये आपके कौन बताते हैं? ये फेयर चाइल्ड जी बताते हैं, वही चीज बता दिए। आगे आप लिखेंगे पैरेटो ने भ्रांत तर्क को अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर, विविध, परिवर्तनीय, ठीक है, तथा परस्पर विरोधी माना है। प्रचार, विज्ञापन या फैशन सामान्यतया भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। पैरेटो की मान्यता है कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, ठीक है, और राष्ट्रीयता और मानवता का धर्म आदि के संबंध में प्रतिपादित अवधारणाएं और सिद्धांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। वे अवैज्ञानिक हैं, ठीक है।
क्या होते हैं, अवधारणाएं और सिद्धांत जो होते हैं वो तर्कों पर ही आधारित होते हैं, और वे क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अवैज्ञानिक होते हैं। तो इस प्रकार से आप भ्रांत तर्क के बारे में आराम से बता पाएंगे और आप भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है 20 नंबर मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है आपसे कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण की अवधारणा बताना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पैरेटो ने अभिजात वर्ग को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा है। प्रथम शासक अभिजात वर्ग और दूसरा जो बांटा है वो अशासक अभिजात वर्ग। पहला जो है अभिजात वर्ग को दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा बांटा है? शासक, और दूसरा अशासक। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो पहला है, प्रथम है शासक है मेरे प्यारे दोस्त। तो प्रथम भाग में वे अभिजात वर्ग आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं। किसमें? शासन में भाग लेते हैं। द्वितीय वर्ग में वे लोग आते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों में क्षमता या गुणों के आधार पर जिनकी स्थिति अन्य लोगों से ऊंची होती है। मतलब बताते हैं कि क्या होती है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता होती है, कुछ अच्छे गुण होते हैं या किसी विशिष्ट क्षेत्र की में अच्छी क्षमता होती है, स्किल्स अच्छी होती हैं, तो इसके कारण से वे अन्य लोगों से थोड़ी ऊंची उनकी क्या होती है, स्थिति होती है। उसमें दूसरे वाले में आते हैं, अशासक वाले में आते हैं। ठीक है, पैरेटो के अनुसार देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पैरेटो महोदय ने जो है लिखा है कि शासक अभिजात व अशासक अभिजात में शक्तियों का आना जाना लगा रहता है। क्या होता है? शक्तियों का आना जाना, कभी शक्तियां मिलती हैं, कभी शक्तियां छीन ली जाती हैं। समाज एक मुक्त व्यवस्था है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके आवश्यक गुणों का संचय कर लेने पर निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग में और उच्च वर्ग के लोग अपने दोषों के कारण निम्न वर्ग में प्रवेश करते रहते हैं। मतलब बताते हैं जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनके अंदर कुछ अच्छे गुण होने के कारण या अच्छे स्किल्स होने के कारण मेरे प्यारे दोस्त वे उच्च वर्ग में चले जाते हैं, और जो उच्च वर्ग के होते हैं उनके अंदर जब कुछ दोष आ जाता है तो वो निम्न वर्ग में चले जाते हैं। समाज में ये सारी चीजें होती रहती हैं। यही अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। यही क्या है मेरे प्यारे दोस्त? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है। आगे लिखते हैं शक्ति का चक्र शासक अभिजात वर्ग तथा अशासक अभिजात वर्ग के मध्य चलता रहता है। मतलब कभी शासक वर्ग जो है बलिष्ठ है तो कभी अशासक हो जाएगा तो वो शासक कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में सारी चीजें चलती रहती हैं, जरूरी नहीं एक के पास रहे। संक्षेप में यही पैरेटो का अभिजात वर्ग परिभ्रमण का सिद्धांत है। यही क्या है आपका? अभिजात वर्ग परिभ्रमण का क्या है मेरे प्यारे दोस्त? सिद्धांत है। आराम से आप बता सकते हैं क्या हो कि कभी इधर शक्ति तो कभी उधर शक्ति, जिसके पास शक्ति आ जाए, शक्ति किसी के पास स्थिर नहीं रहेगी, वही आपका अभिजात वर्ग कहलाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रत्यक्षवाद में कांट का क्या अभिप्राय है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद से कांट का क्या अभिप्राय है आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही कांटे का प्रत्यक्षवाद है। मतलब कह रहे हैं निरीक्षण करें, परीक्षण करें और प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की क्या करें मेरे प्यारे दोस्त? व्याख्या करें और उन्हें समझने का प्रयास करें, वही आपका क्या है? कांटे का प्रत्यक्षवाद कहलाता है। रोलिन चैम्बलिस ने प्रत्यक्षवाद की निम्न विशेषताएं क्या की हैं, बताई हैं। कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? तो यहाँ पर एक एक करके आप देख सकते हैं, 8 विशेषताएं लगभग बताई हैं। जिसमें पहली विशेषता हो जाती है कि प्रत्यक्षवाद लौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण अनीश्वरवादी नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है वो अलौकिक अलौकिक का मतलब देखिए, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब हुआ जो हमारे इस लोक से बाहर है, और लौकिक का मतलब हुआ जो इस लोक में है। तो ये अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण, मतलब अलौकिक लोक से ये संबंधित नहीं है, लौकिक लोक से संबंधित है। ठीक है, लौकिक शक्तियों से संबंधित होने के कारण आप कह सकते हैं ये अनीश्वरवादी नहीं है। मतलब अनीश्वरवादी, आप समझ रहे हैं ना, ये ईश्वर को ना मानना, अनीश्वरवादी नहीं है। आगे दूसरा जो लिखते हैं वो लिखते हैं यह भाग्यवादी नहीं है। तीसरा लिखते हैं यह आशावादी नहीं है। चौथा लिखते हैं यह भौतिकवादी भी नहीं है, क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है। ठीक है, पांचवा लिखते हैं कि इसका संबंध वास्तविकता से है। छठा लिखते हैं इसका संबंध उपयोगी ज्ञान से है, ना कि समस्त ज्ञान से है मेरे प्यारे दोस्त। सातवां बताते हैं इसका संबंध यथार्थ ज्ञान से है, और आठवां बताते हैं इसका संबंध सापेक्ष ज्ञान से है, ना कि निरपेक्ष ज्ञान से। तो इस प्रकार से आप 8 प्रकार यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए
अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो आपसे पूछ रहा है मैक्स वेबर की सामाजिक वर्ग की अवधारणा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे मैक्स वेबर ने अपनी सामाजिक स्त्रीकरण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत में सामाजिक वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। कहाँ पर की है? तो मैक्स वेबर ने एक सामाजिक स्त्रीकरण की सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? मैक्स वेबर जी ने दिया है। तो उसी में इन्होंने क्या किया है मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक वर्ग की अवधारणा भी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि समाज की शक्ति का वितरण समान रूप से ना होकर के अब असमान रूप से होता है। कैसे होता है? समान रूप से ना होकर के ये असमान रूप से होता है। पहला, उच्च वर्ग जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, जिसके पास अधिक शक्ति होती है, वे दूसरे निम्न वर्ग जिसे हम कहते हैं, जिसके पास कम शक्तियां होती हैं, समान शक्ति वाले इन्हीं समूहों को मैक्स वेबर ने सामाजिक वर्ग कहा है। ठीक है, तो बताते हैं कि ये क्या होता है। पहले तो होता है कि एक उच्च वर्ग जिसमें अधिक शक्तियां होती हैं, एक निम्न वर्ग जिसमें कम शक्तियां होती हैं, और एक होता है समान शक्ति वाला। तो ये जो समूह बनाए जाते हैं, इसी को सामाजिक वर्ग जो है किसने कह दिया है? मैक्स वेबर जी ने कह दिया है। आग वर्ण के अनुसार देखें मेरे पहले दोस्त, आग वर्ण और निम्नकॉफ महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है सामाजिक वर्ग समाज में समान स्तर वाले लोगों का समूह है। कैसा है? समान स्तर वाले लोगों का समूह है। आगे आप लिखेंगे लैपियर के शब्दों में देखें मेरे प्यारे दोस्त, तो उन्होंने बताया है संस्कृति के आधार पर मिली समान स्थिति या स्तर वाले समूह को सामाजिक वर्ग कहते हैं। और मैक्स वेबर जी इसी के बारे में लिखकर बोलते हैं कि समाज में समान शक्ति वाले समूह को क्या बोलते हैं? सामाजिक वर्ग कहते हैं। जिसके पास समान शक्तियां होती हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? सामाजिक वर्ग कह देते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि वास्टरहेन, ठीक है, वास्टरहेन से आपका क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो लिखेंगे वास्टरहेन एक जर्मन भाषा का शब्द है मेरे प्यारे दोस्त, जिसका हिंदी अनुवाद जानना होता है। जिसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? जानना होता है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने वास्टरहेन की को एक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। किसके रूप में? एक पद्धति या सिस्टम के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसका मेरे प्यारे दोस्त तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है, तात्पर्य अपने आप को किसी अन्य जिसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है, के स्थान पर रखकर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, उसका उपयोग निर्जातियों के संस्कृतियों के अध्ययन में किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आगे आप लिखेंगे मैक्स वेबर का मत है कि एक समान वैज्ञानिक द्वारा किसी तथ्य का परीक्षण बाहर से होता है। उदाहरण के तौर पर एक एक रसायन शास्त्री द्वारा किसी रसायन की विशेषता का अध्ययन बाहर से ही किया जा सकता है, परंतु एक समाजशास्त्री द्वारा ही मानव होने के नाते, समाज या संस्कृति के आंतरिक सदस्य होने के नाते अनेक अंतः संबंधों को बारीकी से समझने का प्रयास किया जा सकता है। इनका मतलब, कहने का मतलब, मैक्स वेबर जी का कहने का मतलब केवल इतना है कि कोई भी वैज्ञानिक हो, जैसे कोई रसायन शास्त्री है, ठीक है, और उसको कोई रासायनिक चीज है, ठीक है, उसके बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके दोष के बारे में जानना है, तो उसके लिए उसको बाहर जाना होगा, उस चीज को व्यवस्थित करना होगा और बाहर से उसकी जानकारी इकट्ठा करेगा। लेकिन जो समाजशास्त्री होता है मेरे प्यारे दोस्त, चूंकि जो समाजशास्त्री है वो कौन है? एक मनुष्य है। और समाज में रहता कौन है? मनुष्य है। तो अभी क्या होगा कि उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना भी मत दे सकता है एक मनुष्य होने के नाते। समझ गए ना बात को? तो बस वही आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्त 24 नंबर प्रश्न आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि धर्म के समाजशास्त्र के प्रमुख आधार संक्षिप्त में बताइए। पूछ रहे हैं धर्म का जो समाजशास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसके जो प्रमुख आधार हैं उनको आपको संक्षेप में बताना है, या आप कह सकते हैं संक्षिप्त में बताना है। किसके? मैक्स वेबर का जो धर्म का सिद्धांत रहा है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि धर्म के समाजशास्त्र के अध्ययन में मैक्स वेबर ने विश्व के 6 प्रमुख धर्मों, हिंदू, ईसाई, ठीक है, उसके बाद ये क्या लिखा है, कन्फ्यूजियन, ठीक है, इस्लाम और यहूदी का अध्ययन किया है, जिसके प्रमुख आधार निम्न यहाँ पर बताए हैं। कुछ आधार उनके बताए हैं इन 6 धर्मों को पढ़ने के बाद। यहाँ पर 4 आधार बताए गए। पहला आधार वो बताते हैं कि धार्मिक तथा आर्थिक घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, ये पहला आधार हो जाता है, तथा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। दूसरा आधार हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त की समाज की सभी घटनाओं का एक तरफा,
ठीक है, क्या बोलते हैं, समाज की सभी घटनाएं जितनी भी होती हैं एक तरफा अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये दूसरा आधार हो जाता है। तीसरा बताते हैं धार्मिक कार्य एक परिवर्तनीय कारक है, ये तीसरा आधार बताते हैं। चौथा आधार बताते हैं सभी धर्मों के आदर्श प्रारूप का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 4 आधार बता सकते हैं। आगे आप लिखेंगे उपयुक्त धर्म के आधारों से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि धर्म और आर्थिक विचार समाज के अंग हैं। क्या है मेरे पास दोस्त, जो धर्म है और जो आर्थिक विचार है, धर्म विचार या आर्थिक विचार, दोनों विचार जो हैं ये क्या होते हैं, समाज के अंग होते हैं, जिनका अध्ययन अलग अलग करने की बजाय समायोजन के आधार पर करना चाहिए। इनका अध्ययन अलग अलग हमें नहीं करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से समायोजन स्थापित करके इनका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक एवं आर्थिक दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये धार्मिक और आर्थिक ये दोनों विचार क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा समाज एवं स्वयं को प्रभावित भी करते हैं। ये क्या करते हैं, समाज को भी प्रभावित करते हैं और जो अध्ययन कर रहा है उस स्वयं को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मैक्स वेबर के वर्ग हित को स्पष्ट कीजिए। मैक्स वेबर के वर्ग हित को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, तो लिखेंगे कि मैक्स वेबर ने बताया समाज शक्ति के वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। किसके भागों में मेरे प्यारे दोस्त, 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो बताया गया है अधिक शक्ति वाला, जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, और दूसरा कम शक्ति वाला, जिसे हम निम्न वर्ग कह सकते हैं या निम्न समूह कह सकते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इन्हीं समूहों को आपसी सामाजिक मेरे प्यारे दोस्त आर्थिक एवं राजनीतिक हित को वर्ग हित कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आपको कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वर्ग हित किसी समान परिस्थिति वाले सामाजिक समूह के सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक सहयोग किसी अन्य परिस्थिति वाले सामाजिक वर्ग की अपेक्षा अधिक होती है। अतः आप कह सकते हैं कि सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच इसी सहयोग की जो भावना है मेरे प्यारे दोस्त एवं जो फलत प्रक्रिया है, यही आपका क्या कहलाता है, वर्ग हित कहलाता है। आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सत्ता के स्वरूप या प्रकार बताइए। सत्ता के कितने स्वरूप होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि मैक्स वेबर का मानना है कि सत्ता शक्ति का संस्थापक है। सत्ता क्या होता है, ये शक्ति का संस्थापक होता है और कानूनी रूप है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कानूनी रूप है, यानी सत्ता ही शक्ति है। इसके निम्न प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया गया है क्षेत्रीय आधार पर सत्ता, मतलब स्थानीय स्तर पर सत्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सत्ता। तो 3 स्तर पर सत्ताएं होती हैं, पहला स्थानीय, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा अंतरराष्ट्रीय। तो यहाँ पर जो पहला जो है प्रकार बताते हैं सत्ता का, वो बताते हैं क्षेत्रीय आधार पर सत्ता। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर जो बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बताते हैं, आपका संविधान के आधार पर सत्ता। क्या बताते हैं, संविधान के आधार पर सत्ता। और तीसरा जो बताते हैं वो बताते हैं राजनीतिक आधार पर सत्ता। संविधान आधार पर सत्ता जो होता है वो संवैधानिक रूप से तथा कानूनी प्रक्रिया होती है, और जो राजनीतिक होता है मेरे प्यारे दोस्त, उससे आप लिख सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण पर ये आधारित होती है। अतः उपयुक्त प्रकार की सत्ता से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त कि किसी भी क्षेत्र में सत्ता जिस व्यक्ति, वर्ग या समूह के हाथ में होती है वह समाज के उच्च प्रतिस्थिति को सत्यापित किए रहता है। ठीक है, इसके विपरीत समाज का अन्य वर्ग जो है वो क्या करता है, जिसके हाथ में सत्ता नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्त, वह समाज में अपेक्षाकृत निम्न परिस्थितियों को प्राप्त करता है। वह समाज का शासित वर्ग होता है। ठीक है, वह समाज का क्या होता है, शासित वर्ग होता है, इसके ऊपर शासन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 26 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। 27 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। हाँ, चलिए 27 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा से क्या आशय है, आपको यहाँ पे बताना है। वो भी मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा दी है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मार्क्स का कहना है कि किसी भी उत्पादित वस्तु का मूल्य उस पर खर्च किए गए श्रम के अनुसार होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कोई भी वस्तु आपने उत्पादित किया तो उसका जब मूल्य आप निर्धारित करें तो उसका मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करें कि उसके ऊपर कितना खर्चा लगा है। ठीक है, कितना श्रम हुआ है, कितना खर्चा लगा है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका मूल्य निर्धारित करें। ऐसा नहीं अपने मन से जो मन में आए वो बोल दें। ठीक है, आगे लिखते हैं परंतु बाजार में उसकी कीमत बढ़कर
बढ़ाकर बेची जाती है तथा वह बढ़ी हुई कीमत पूंजीपति के पास जाती है। मतलब बोल रहे हैं जो बढ़ा कर कीमत बेची जाती है, मान लीजिए 100 रुपया किसी वस्तु को बनाने में लगा, मतलब बनाने में 60 रुपया लगा, 20 रुपया जो है मजदूरी के खर्चे में लगा और 20 रुपया ट्रांसपोर्ट में लगा। तो अभी क्या होगा कि जो ये 100 रुपये मिला तो 100 रुपये आप बेच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 110 बेच दीजिए, लेकिन उसी वस्तु को कितने में बेचा जाता है, 200 रुपये में बेचा जाता है, 150 रुपये में बेचा जाता है, 250 रुपये में बेचा जाता है। तो अभी जो 100 के बजाय ऊपर की जो पैसा होता है वो किसके पास जाता है, जो जो बनवा रहा है, जो पूंजीपति, उसी के पास जाएगा। तो वो क्या करता है कि जिससे वो क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, अधिक पूंजी संग्रहित कर लेता है, उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तथा यही बढ़ी हुई कीमत अतिरिक्त मूल्य कहलाती है। और जो ये 100 रुपये से ज़्यादा आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लेते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में एक मजदूर कुर्सी बनाता है जिसके लिए उसे 50 रुपये मजदूरी मिलती है। कुर्सी बनाने में 100 रुपये की सामग्री लगती है तथा कुर्सी का मूल्य 150 रुपये हुआ, लेकिन वह कुर्सी बाजार में 200 रुपये में बेची जाती है। इस प्रकार लागत मूल्य से 50 रुपये अधिक मूल्य पर कुर्सी बेची जाती है। यह अतिरिक्त मूल्य जो सीधा पूंजीपति के जेब में जाती है, जबकि इस पर श्रमिक का भी अधिकार होता है। मतलब बोलते हैं कि चूंकि यहाँ पर आपने 50 रुपये मजदूर को दे दिया, 100 रुपये कुर्सी को के उसमें दे दिया, अभी आपका 150 रुपये लगा, आपने 200 में बेचा, तो जो 50 मिला वो 50 सीधा पूंजीपति के उसमें चला जाता है। लेकिन बताते हैं कि ये 50 पूंजीपति के उसमें नहीं जाना चाहिए, 50 में से 30 ही जाना चाहिए, 20 रुपये उसके पास जाना चाहिए। तो भैया ऐसा कौन करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। बस इमेजिन कर सकते हो, केवल आप करोगे, नहीं करोगे ना, ये संभव ही नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, उनका भी समय बहुत था, हमें लग रहा है ठंडी उंडी का समय रहा होगा, वैसे बहेलपन कर रहे होंगे बैठ उठ के, फिर लिख दिया होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पूंजीवादी समाज में अलगाव से क्या तात्पर्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज आर्थिक आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग एवं शोषित वर्ग। पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करके और अधिक पूंजी बनाता है, परंतु शोषित वर्ग की सामाजिक परिस्थिति बदतर हो जाती है, इस जिसकी वजह से पूंजीपति समाज से अलगाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब बताते हैं कि पूंजीपति समाज में जो अलगाव होता है वो क्या होता है। पूंजीपति लोग देखिए दो होते हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जिनके पास पैसा कम होता है। जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है वो फैक्ट्री वगैरह लगा देते हैं, काम करवाते हैं, और उनको जो देना होता है मजदूर को दे देते हैं। मजदूर ने काम किया, उसके ऊपर का जो पैसा वो खटा से फिर उनके जेब में चला गया, तो चूंकि उसके पास पैसा ऑलरेडी था और भी पैसा बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाज से अलग ही तो हो रहा है। आगे लिखते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो पूंजीवादी समाज पूरी तरह से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, स्वार्थपूर्ण समाज होता है। इसमें लोग या समूह एक दूसरे से निजी स्वार्थ या लाभ के प्रति की इच्छा से जुड़े होते हैं। इस प्रकार जिसके पास पूंजी रहती है वह निजी स्वार्थ एवं लाभप्रद उद्देश्य से अन्य लोगों से जुड़ा होता है, मेरे प्यारे दोस्त, जुड़ता है, और वह अधिक पूंजी अर्जित करता है, जिससे समाज का एक तबका पीछे छूट जाता है, जिससे निम्न वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं किसके, पूंजीवादी समाज से अलगाव के बारे में। ठीक है, चलिए आई होप ये आपका 28 नंबर भी क्लियर हो गया। 29 नंबर प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है, और 29 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि दुर्खीम के श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि दुर्खीम के सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। ठीक है, दुर्खीम ने जो है सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन को प्रस्तुत किया है। समाज के संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति या समूह के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उनमें समायोजन होते हैं। दुर्खीम का श्रम विभाजन कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी पदाधिकारियों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे संस्था निदेशक का कार्य निर्देशन देना, संस्था प्रबंधन का कार्य प्रबंधन से है, संस्था में लिपिकों का कार्य पत्राचार और सूची तैयारी तथा चपरासी का कार्य होता है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या चपरासी का कार्य संस्था के उपरोक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा करना, जिसके लिए उन्हें निश्चित राशि दी जाती है। इस प्रकार कार्यों में भिन्नता के बावजूद भी सभी संस्था में समायोजित जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बताते हैं कि क्या होता है। इस प्रकार से आप देखें तो किसी ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। कोई ऊंचा कार्य कर रहा है जिसको काम केवल
निर्देश देना है, किसी का काम केवल प्रबंध करना है, किसी का काम केवल पत्राचार और सूची तैयार करना है और किसी का कार्य इन सभी लोगों की सेवा करना है। फिर भी क्या है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, चलिए अब हम 30 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न बताते हैं। 1 मिनट, छूट गया क्या कुछ? हाँ, 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न जो है क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, छूट गया नहीं, छूटा नहीं है, हम खिसकाए ही नहीं, नीचे खिसकाए ही नहीं, तो वही हो गया। हाँ, यहाँ पर आ गया। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैक्स वेबर के 4 प्रमुख कृतियों के नाम बताइए। तो लिखेंगे मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन समाजशास्त्री रहे हैं, उनकी प्रमुख 4 कृतियां यहाँ पर बताई गई। पहली जो कृति रही है उनकी रही है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक विधि। ठीक है, दूसरी जो इनकी रही है द सिटी, आर्थिक एवं सामाजिक विवरण। ठीक है, तीसरी जो इनकी रही है वो रही है ऑनलाइन इकोनॉमिक एवं एंड सोसाइटी, जिसे हम सामाजिक आर्थिक विचार भी कहते हैं। और चौथी जो रही है वो रही है मेरे प्यारे दोस्त द लेआउट लुक बुक, इसे जो है संगठित प्रारूप निर्माण से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप ये इनके पुस्तकों के बारे में बता सकते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि दुर्खिम की 4 बुकों या किताबों के बारे में बताना है। तो जो दुर्खिम थे ये फ्रेंच के समाजशास्त्री थे मेरे प्यारे दोस्त। सुसाइड जो है ये आत्महत्या पर सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विवरण पर आधारित है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये श्रम के आधार पर समाज पर आधारित है। तीसरी जो इनकी बुक आई थी वो आई थी द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये समाजशास्त्र के वैज्ञानिकता पर आधारित है। और चौथा जो आई थी मोरल एजुकेशन, ये नैतिकता से संबंधित व विवरण पर आधारित है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की अगस्त काम्टे की प्रसिद्ध रचनाएं बताइए। तो लिखेंगे अगस्त काम्टे फ्रांस के समाजशास्त्री थे, जिनकी 2 रचनाएं सर्वप्रसिद्ध हैं। पहला है जो मेरे प्यारे दोस्त पॉजिटिव फिलॉसफी और दूसरा है पॉजिटिव फिलॉसफी, जिनमें काम्टे ने समाज के दर्शन एवं राजनीतिक एवं वैज्ञानिकता, ठीक है, राजनीतिक में वैज्ञानिकता के विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण काम्ट द्वारा दिया गया प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे काम्ट ने अपने प्रत्यक्षवाद में कहा है कि समाज में घटित सभी घटनाएं किसी न किसी कारणों से घटित होती हैं तथा इन घटनाओं के कारण के बीच संबंधों को वैज्ञानिक विधि से ज्ञात किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त। अतः काम्ट ने अब तक की सबसे सफल विधि की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।